नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में हम ऐसा विषय लेकर आते हैं जिस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज 24 मई है और 24 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे। तो इसको मनाने के पीछे के उद्देश्य अगर हम चर्चा करें तो आज पूरे आधा घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि अगर पूरे विश्व के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो लगभग 20 से 21 मिलियन लोग हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम के इस मानसिक विकार से ग्रसित हैं। क्या है ये, क्यों होता है, क्या बचाव संभव है, बहुत सारी बातचीत आज हम अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं। आपके मन में भी विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मौका है आपके पास, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और फ़ोन इन पर आधारित है। हमारे स्टूडियोज़ के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स लिख लिए होंगे, मिला लीजिए। 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। मानसिक रोग के संबंध में भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में अपना जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। YouTube के माध्यम से इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है मन में, कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों को, आपके कमेंट्स को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया, क्यों होता है, बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देहरादून शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ साइकेडेलिक डॉक्टर पवन शर्मा को। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद संध्या जी। पवन जी, जैसे कि आज का जो दिन है जी 24 मई और आज का जो दिवस हम मना रहे हैं, और जो मैंने अभी आंकड़े बताए 20 से 21 मिलियन, बिल्कुल ये आंकड़े सोचो अगर तो बहुत ज़्यादा हैं यकीनन। और ये अगर विषय स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं, मानसिक विकार की, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी ही नहीं है। जी हाँ। तो इसके बारे में पहले हम शुरुआत चर्चा कर लेते हैं, फिर ये 21 मिलियन की बात हम बाद में करेंगे जरूर कि क्या है ये। इस आंकड़े में जरूर आपको एक चीज जोड़ दूं कि आप ये मान के चलिए कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हर 100 में से एक व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। अच्छा। बस ये नहीं पता चल पाता है उसको कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कारण भी इस वजह से है कि ज़्यादातर हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो स्टिग्मा रखते हैं, शर्मिंदगी रखते हैं, या जागरूकता नहीं है और ना ही उतनी हमारे पास शिक्षा है। इसलिए कई बार ऐसे सिम्टम्स, हमारे विकार आते हैं और हम उसको नकार देते हैं या हम पहचान नहीं पाते कि असल में ये क्या है, या मानना नहीं चाहते। हाँ, कई बार तो स्वीकार्यता की बात है, क्योंकि जब हम ये कोई बताता है, कोई एक्सपर्ट हमें बताता है कि हमारे साथ ये समस्या है, ये चुनौती है, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, यानी स्वीकार ही नहीं करते कि मेरे साथ ये समस्या हो सकती है। और असल में बता दूं कि स्वीकार करते ही 50% तो वहीं पे ही आराम मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि जब हमने मान लिया, जिस क्षण, जिस मोमेंट आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये चुनौती आपके सामने आ गई है, डेट मीन्स अब आपका जो बॉडी है, आपका जो न्यूरोसाइंस है, वो अब सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करता है। इससे पहले वो सिर्फ एस्केप होकर के काम कर रहा होता है। मतलब 21 मिलियन के जो आंकड़े हैं, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है। यकीनन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कभी डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं है, तो जब डायग्नोज ही नहीं होते तो पता कैसे लगे। ये तो वो आंकड़े हैं जो डायग्नोज हुए हैं। तो इसी वजह से जो है 21 मिलियन, और 21 मिलियन जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है ये भी बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर पूरी तरह से जांच की जाए, पूरी तरह से लोग अवेयर हो जाएं, अपनी जांच के लिए आगे आएं, तो हो सकता है ये आंकड़े ज़्यादा हो जाएं। जी हाँ, क्योंकि अब हमारे साथ जीवन शैली भी ऐसी हो गई है जिसमें हमारे पास नशा ज़्यादा हो गया है, अस्त व्यस्त जीवन शैली है, तनाव बहुत ज़्यादा है, ठीक तरह से हमारे रहना, उठना बिठना, खाना पीना नहीं हो रहा है, नींद की पूरी कमी नहीं हो रही है, नींद नहीं हो, तो ये सारे कारक इन रोगों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया की अगर मैं बात करूँ, उसको मैं समझने की कोशिश करूँ, तो हिंदी में मैंने कहीं पर पढ़ा था, इसको कहते हैं मन का विकार। जी बिल्कुल, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि क्या है ये, ब्रेन में ऐसा क्या खलबली मच जाती है कि जो एक सामान्य सा व्यक्ति है उसके जीवन में कुछ अलग सा घटने लगता है। बिल्कुल, देखिए मन का विकार जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मानसिक तौर से जुड़ी होती हैं। जैसे शारीरिक विकार होते हैं, उसमें जुकाम बुखार कई चीजें आती हैं, तो ऐसा ही एक उसको हम पहचानते हैं। जी हाँ, सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही एक स्किज़ोफ्रेनिया है, और स्किज़ोफ्रेनिया का वर्ड जो लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब होता है स्प्लिट माइंड, मीन्स बदला हुआ दिमाग।
इसका मतलब कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं है, एक व्यक्ति के दो व्यक्तित्व नहीं है, दो आचरण नहीं है, सिर्फ दो सोच हो गई है उसकी। अच्छा। वो कुछ ऐसी चीज़ों में भ्रम हो जाता है जो कि वास्तव में जीवन में है और कुछ नहीं है, कुछ उसकी सिर्फ कल्पना है। तो वो कल्पना और हकीकत के बीच का अंतर नहीं समझ पाता है, तब ये सिजोफ्रेनिया रोग कहलाता है। अच्छा, तो माइंड में अब बोलते हैं ना कि ब्रेन में कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये केमिकल ही हम लोगों को हमेशा बैलेंस करते हैं, ये हमारे विचारों पे चलते हैं। अगर हमारा विचार अच्छा होता है तो ये केमिकल सूदिंग हो जाते हैं और हमारे लिए ज़्यादा अच्छी वेलनेस क्रिएट करते हैं। और इसी तरह से जब कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है, तो हमारे डिफरेंट केमिकल रेज होते हैं। वो केमिकल हमें उस परिस्थितियों से बचने का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून का दौरान बढ़ा देंगे, वो हार्ट के रेट को पल्स बढ़ा देंगे, तो यकीन फिर ये हमारे विचार ही ऐसे हो जाते हैं जो हमारे केमिकल इम्बैलेंस को चेंज और ऊपर नीचे करते हैं। तो अगर आप जितना काम रहेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, उतना ही केमिकल हमारे कंट्रोल में रहेंगे और वेलनेस केमिकल हमारे ब्रेन में डिस्चार्ज होंगे और वही हमारी सोच और हमारी फिजियोलॉजी पे काम करेंगे। तो क्या इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये हार्मोनल डिजीज हो सकती है कि क्योंकि हैप्पी और सैड हार्मोन्स तो वो भी सीक्रेट होते हैं? ये दोनों हार्मोनिकल नहीं है, हार्मोन्स कब कौन से ज्यादा हो रहे हैं तो उसका असर दिखेगा। अगर हम हैप्पी हार्मोन्स डिस्चार्ज करेंगे तो हम उतने ज्यादा हैप्पी होंगे, हम उतने ज्यादा अनहैप्पी होंगे तो वो हम उतने ज्यादा अनहैप्पी हार्मोन्स दिखेंगे। सिर्फ ये है कि हम कौन से हार्मोन्स को एंटरटेन कर रहे हैं। जिस वक्त हमारे पास कोई तनाव का मुद्दा होता है, हम उस तक बहुत ज़्यादा परेशानी की बातें सोचते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मोनिकल इम्बैलेंस का काम करता है और फिर हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जो शायद हमारे काबू में नहीं होता है। तो वो लीड्स करके हमें कहीं ना कहीं किसी एक बीमारी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से ये वेलनेस है। तो जो डिसलेक्सिया आप देखते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया देख रहे हैं, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, ये सारे हार्मोनिकल्स के इम्पैक्ट हैं। और आपको ये जान करके बड़ा ही ताजुब होगा कि जिस स्किज़ोफ्रेनिया को इतना बड़ा लाइलाज बीमारी तक माना जाता है, उसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से स्ट्रेस से होती है। बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, मैं तेजपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार तेजपाल जी। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न ये है कि आज के बच्चे जो 12 से 18 साल तक के हैं, छोटे उसमें आते हैं, ये बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए काफी जिद और जी पूछिए। काफी जिद पे आ जाते हैं और इनकी बात ना मानी जाए तो घर से चले जाते हैं, छोड़ के घर को। माता पिताओं के सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्या ये बच्चे मानसिक विकार के दायरे में आ जाते हैं डॉक्टर साहब, और ऐसा होता है तो इनका समाधान क्या किया जाए? जी धन्यवाद तेजपाल जी। ये कोई मानसिक विकार नहीं है, ये एक पैटर्न लर्न करने का तरीका है हमारे दिमाग का। आप गौर करें, जब आप कभी बच्चा छोटा होता है और आपके पास आता है गोद में खेलने के लिए, तो हम उसको आमतौर पे मना कर देते हैं और भेज देते हैं। और वही बच्चा अगर छोटा सा जा करके कहीं गिरता है और उसको कोई चोट लगेगी या रोना लगेगा, तो हम वो सारा काम छोड़ करके हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको हंसाते हैं, उसको गोद में लेते हैं, उसको चॉकलेट खिलाएंगे या उसके और मन की बातें करेंगे, चाहे खेलेंगे भी। तो अब आप ये सोचिए कि वो बच्चा ये जान लेता है कि अगर उसे आपका साथ चाहिए या आपकी गोदी चाहिए या आपका समय चाहिए, तो वो सीधे नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं अपने को चोट पहुंचाने वाले को ऐसी हरकत करेगा जिससे कि आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो ये पैटर्न वो लर्न कर लेता है, और जब ये लर्न कर लेता है तो वो आजीवन फिर इसी चीज़ों को बार बार दोहराते हैं। जैसे आपने बताया कि बच्चा घर छोड़ के जाने की बात करता है, इसी तरह से वो कभी अपने आप को नुकसान देने की बात करता है, या वो कुछ ऐसे काम करना मना करता है जो शायद आपके लिए समाज में शर्मिंदगी के भी लायक हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़े। तो आप डर के मारे ऐसी उसकी बांगें मान लेते हैं जो कि शायद जायज़ या नाजायज़ दोनों तरह से ही सही नहीं है। तो ऐसा आदत वो पैटर्न लर्न कर लेता है, इसलिए ऐसी चीज़ करते हैं। ये मानसिक विकार नहीं है, बल्कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको बच्चे को बताना चाहिए कि अगर आप चीज़ें कुछ हमसे मांग रहे हैं, यदि वो सही होंगी, संतुलित होंगी और आपके मॉरल वैल्यूज़ को जोड़ेंगी, तो हम आपको देंगे। अगर अभी नहीं दे सकते हैं तो अभी ना दीजिए। जैसे कई बार बच्चे मोबाइल के लिए करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। आप देखिए, वो छोटे से बच्चे हैं जिनका मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रोएंगे, खाना बंद कर देंगे, सब कुछ, और माँ बाप अभिभावक प्रेम के वश उनको वो मोबाइल दे देते हैं कि चलो तुम खाना तो खा लो, कुछ नहीं लो।
तो इसलिए वो अपनी नाजायज मांगे मंगवा लेते हैं। मतलब एक तरीके से ये कहें कि ये तो जिद पना हो गया। ये लेकिन strategy इन्होंने साथ में ये भी पूछा कि अगर इससे बचाना है हमें बच्चों को तो क्या करें? बच्चों को सही तरह से एजुकेट करें और उनसे सही बात बोलें, उनको कभी भी मिथ मत बोलें, उनको सीधे ये कह सकते हैं कि अभी आपको हम ये चीज़ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है माँ बाप को उनके सामने अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी जो पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसको स्वीकारने में भी डर लगता है। तो लगता है कि ये कैसे कहें कि हम अभी इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं आपकी चीज़ के लिए, तो उसको मनवाने के लिए भी कई बार हम लोन लेकर के या किसी और गलत तरीके से भी उनकी मांगे पूरे करते हैं, जो कि गलत हो सकता है लॉन्ग टर्म में। आगे आने वाले टाइम में मुश्किल हो सकती है पेरेंट्स के लिए। छोटी छोटी डिमांड आज है, आने वाले टाइम में वो डिमांड ज्यादा हो सकती है, तो कहां तक वो पूरी की जाएगी? क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि वो जिस जगह रह रहे हैं परिवार की स्थिति क्या है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, और शायद खुद की हो। बिल्कुल। हम स्किज़ोफ्रेनिया पर आ जाते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि कहाँ से शुरुआत होती है, जैसे आपने कहा कि एक तनाव, एक छोटा सा आम बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। बिल्कुल। तो ये क्या सच में टेंशन होती है या सिर्फ एक बोलचाल की भाषा बन गई है? अब देखिए, कुछ चीजें हमारे जीवन में फैशन वर्ड्स हो गए, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के कुछ और वर्ड्स। 2 दिन की दुख में, 2 दिन की परेशानी में आदमी कहता है डिप्रेशन में आ गई, जबकि डिप्रेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसी तरह से टेंशन एक बड़ी आम बात है, जो कोई भी बोल देता है, कहीं भी किसी से बोलता है तो एक फैशन वर्ड हो जाता है, और असल में कहें उससे टेंशन का कुछ पर्यायवाची तो शायद लोगों को पता भी नहीं है। वो सिर्फ ये जानते हैं चिंता मतलब टेंशन। तो इस वजह से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। और टेंशन ही ऐसा नहीं है, टेंशन तो होना जरूरी है, लेकिन अगर उसका स्ट्रेस लेकर के हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, दैट मीन्स आप सर्वाइवल है। ठीक है। टेंशन होना जरूरी है। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया जितना भी ज्यादा होता है वो 16 से 30 साल के लोगों में ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि ये एक एज एरिया ऐसा होता है जहां पर वो अपनी स्टडी, करियर, नौकरी या इवन शादी, रिलेशनशिप, इसमें से कई चुनौतियों से वो गुजरते हैं, और इन चुनौतियों में वो कई बार स्ट्रेस में होते हैं जिनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा होता है। तो ये स्ट्रेस, ये तनाव, ये कहीं ना कहीं उनके लिए डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। फिर उसके साथ वो जब किसी से साथ बता नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, वो अकेलापन इनको अपने से ही खुद बात करने पे शुरू करता है। अच्छा। तो वो खुद ही को सवाल बताते हैं और खुद ही से ही वो जवाब देना शुरू करते हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर दिख जाएंगे कि वो अपने आप को मटरिंग करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं, और आपको ताजुब होगा कि वो वाकई में उनको आवाज़ें आती हैं, वो सुनते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उनकी वो आवाज़ें क्रिएट करता है और वो सुनते हैं। और इसी तरह से जब ये बहुत ज़्यादा अति होने लगता है तो वो हेलुसिनेशन में आता है, यानी जो आवाज़ें वो देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, या किसी कल्पना में किसी व्यक्ति को देख रहे हैं या अपने मित्र को देख रहे हैं, तो उसको यथार्थ में अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं कि वो ऐसी जगह पर है। क्योंकि हमारा दिमाग वास्तविक और कल्पना के बीच में कोई भी भेद नहीं करता है, वो वैसा ही पैटर्न लेकर के आपके सामने सिम्टम्स देना शुरू करता है। मतलब अगर हम कहें स्ट्रेस की एक्सट्रीम लिमिट है ये, जब आपको सॉल्यूशन ना मिले, स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। स्ट्रेस की लिमिट नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो हार्ट प्रेशर पड़ता है, तो वो हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। लेकिन स्टेट कन्वर्ट होकर के एंजाइटी में आता है, डिप्रेशन में आ रहा है, देन जब कंटिन्यूस हो रहा है तो वो फॉर्म बदलता है अपना, वो फॉर्म बदल के बाद में आता है, तब वो स्किज़ोफ्रेनिया बन जाता है। अच्छा, 30 साल की उम्र तक के लोगों में होने की ज़्यादा संभावना होती है आपने बताई, तो इसके आगे अगर 30 साल से ज़्यादा के लोग हो जाते तो उनमें चांसेस कम हो जाते हैं? नहीं, चांसेस कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कई बार आसपास के अपनी लाइफ के साथ जीना सीख लेते हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। फिर जो खतरा आता है वो आता है अक्सर 50 साल के आसपास, क्योंकि वहाँ पर फिर से वो वहीं अकेलापन शुरू होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नौकरी पेशा होते हैं या काम के होते हैं, तो वो रिटायरमेंट की तरफ आने लगते हैं, और उनके अगर परिवार वाले लोग हैं तो वो बढ़ने लगते हैं उम्र में, तो उनकी कोई पूछ नहीं होती, उनकी कुछ सलाह नहीं मानी जा रही होती है, तो अकेलापन लेकर के उनको फिर से वो तनाव, स्ट्रेस चालू करता है जो उनको वही 16 की एज में आ रहा था। तो तब आप देखेंगे कि वो बुजुर्गों को कई बार ऐसा होता है कि वो अकेले बैठे हुए हैं, बड़बड़ा रहे हैं, अकेले ही समस्या की बात कर रहे हैं, और फिर वो हर एक से वही बात करना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको फिर ऐसा आध्यात्मिक माहौल भी बन जाता है, और इतनी उम्र का तजुर्बा होने के साथ से उनकी कल्पनाएं ही उनके साथ चलती हैं, वो वास्तविकता से परे हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई तनाव की वजह से, और कोई कारण होता है स्किज़ोफ्रेनिया का? क्योंकि आज की जीवन शैली के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत रेयर था बहुत पहले कभी स्किज़ोफ्रेनिया तक लोगों को पहुंचना, लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली जो हमारी ऊट पटांग वाली है, नशा, नींद की कमी, जो आजकल हम लोग आपाधापी में भाग रहे हैं, तो हम लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो नींद पूरी ना कर पाने से भी हमारा ब्रेन हेलुसिनेशन में जाता है। जब कभी आप आधी नींद से उठें और अगर आप दिन में कोई काम करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई सपना में जी रहे हैं,
वो वास्तविकता से परे हो जाते हैं। इसी तरह की जो आदतें हैं हम लोग की जीवन शैली खराब कर दी हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी चीज़ें हैं जो क्रोनिक स्ट्रेस ले जा रही हैं, क्योंकि सिजोफ्रेनिया जो है वो एक क्रोनिक डिजीज़ है, यानी बहुत लंबे समय से आती हुई चली आ रही है, ये अभी की नहीं है। तो अगर इन इश्यूज़ को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये कन्वर्ट होकर के सिजोफ्रेनिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। जेनेटिक हो सकता है क्या? नहीं, ये जेनेटिक में नहीं होता है। हाँ, सेल्स बदलते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से, इश्यूज़ बदलते हैं, तो जो आत्महत्या जैसी कुछ घटनाएं होती हैं उसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जेनेटिक मिल जाए, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स लर्न कर लेते हैं, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है और वो फिर जेनेटिकली पास ऑन हो सकती है। तो ऐसे कोई भी फैमिली का अगर कोई एक ऐसा मेंबर है जिसने कभी सुसाइडल टेंडेंसीज अप्लाई करी हैं, कुछ करी हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर उस फैमिली में आएंगी, और वो इस वजह से भी आती, खासतौर से अगर कोई फीमेल है तो। बिकॉज क्योंकि अगर फीमेल ने किसी ने अटेम्प्ट करा होता है तो नो डाउट उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आगे तक कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, बजाय मेल के। अच्छा जी। और साथ ही जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की हम बात करते हैं तो अक्सर उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। जी बिल्कुल। तो इसकी पहचान के लिए, जैसे अभी आपने बहुत सारे बता दिए कि किस तरह से ये होता है, लेकिन कैसे पहचान कैसे करेंगे हम, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उनको अलग से दिखने लग जाता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हमें मिल जाता है, इस तरह के व्यक्तित्व वाला कि हाँ भाई अलग अलग सी बातें कर रहा है, तो हम उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं, हम उसे झड़ाने के लिए लेके चले जाएंगे, या फिर कहेंगे कि ये नदी नाले की तरफ कहीं गया था तो इसको कुछ लग गया है, हवा लग गई है, या कुछ भूत पिशाच है, इस तरह की बातें करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। तो किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और हमें क्या समझना चाहिए कि हाँ ये जो बातें हो रही हैं ये सामान्य नहीं है? जी, आपको सबसे पहले इशारा ये मिल जाएगा कि जो व्यक्ति अगर सिजोफ्रेनिया की हद तक पहुंच रहा है तो वो मौन ज़्यादा रहने लग जाएगा। वो ज़्यादातर आपके फैमिली गैदरिंग हो या आप लोग दोस्तों यारों के साथ बैठे होंगे तो वो उस वार्ता में पूरा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा। बैठा तो होगा, बैठा है, लेकिन आप जब भाव भंगिमाएं करेंगे, कभी हंसेंगे किसी बात पर, वो वैसा रिएक्शन नहीं करेंगे जैसे सारे कर रहे हैं। वो मौन से होंगे और उनको कई बार आपके उस सारे भाव भंगिमाओं से तालमेल करने में बहुत समय लगेगा। वो उन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ये कह लीजिए कि जब आप बात कर रहे होंगे, हो सकता है आप चुटकुला कोई वहाँ पे देते हैं और आप सारे हंसने लगेंगे, लेकिन वो कहीं और होंगे, क्योंकि वो उस चुटकुले के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि उस चुटकुले के बाद मुझे हंसना भी है, मुस्कुराना भी है। तो वो वहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट सा बिहेवियर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ और, अपनी विचार कहीं और होगा, हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जैसे कहीं हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन कहीं और चल रहा होता है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चलो भाई ये नहीं हंसा है तो हो सकता है बाई ब्रेन कहीं और है। लेकिन वहाँ पर हमारा इग्नोरेंस हो जाता है। इसमें चाहिए कि हम उससे संवाद करें। हमें तुरंत उससे पूछना ये पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या चुनौती थी, क्या तुम्हें ये ध्यान था कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। अगर वो कहता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, तो आप उससे और बातें टटोलें, क्योंकि जैसे जैसे आप उससे बात नहीं करते हैं और थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो आप उसको अकेलेपन की तरफ धकेल रहे हैं। क्योंकि वो एक ऑड मैन हो जाएगा जो सोसाइटी में नहीं है, और जबकि उसकी व्यस्तता ही उसको इस रोग से बचा सकती है। क्योंकि वो जितना ज़्यादा व्यापारिक लोगों से जुड़ेगा, व्यवहार में बात करेगा, जितना ज़्यादा वो लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, उतना ज़्यादा वो अकेलेपन या लॉस्ट होने से बचेगा। उसको व्यस्त रखने वाली बात अच्छी है। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो, उसके साथ बात करें और उसकी व्यथा को समझें। कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं ये व्यक्ति हमारे साथ गलत बिहेव करता है, लेकिन असल में वो ही विक्टिम है बेचारा। हम उसी के नाम पे ही ये बात कर देते हैं ये हमारे लायक नहीं है साथ में, लेकिन असल में उसको उस साथ की ज़रूरत होती है। और ऐसा करके हम उसको अपनी सोसाइटी से अलग करके उसको और अकेलेपन की तरफ या और बीमारी की तरफ धकेल रहे होते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, वो हर चीज़ में कुछ भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका ख्याल कुछ और चल रहा है। आप हंस रहे होंगे, वो पता चला आंसू बहाने लग जाए, या हो सकता है वो कोई सामान अचानक उठा के फेंक दे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये किस मनोदशा में है, क्योंकि जो भी हमारे विचार चल रहे होते हैं वो हमारे शरीर में दशा दे रहे होते हैं। वो खुश है, नाराज है, दुखी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन से कारक ऐसे हो रहे हैं। आमतौर पे हम लोग हमेशा कहते हैं इसको कोई स्ट्रेस है, इसको परेशानी है, और हम लोग खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसके साथ ऐसी दिक्कत होगी। अच्छा। जबकि उसके साथ एक्चुअल में वो दिक्कत नहीं होती, कुछ और होती है। बजाय हमने उससे जानने के, हमने उसके ऊपर एक आइडेंटिटी का लेबल चिपकाया और उसको बता दिया कि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब।
आपके पास तो इस तरह के पेशेंट बहुत आते होंगे जी, अक्सर ही जिनसे आप होते हैं। डील करते हो। जी, बिल्कुल। किस तरह का माइंडसेट होता है उनका, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में? सबसे पहले तो उनका एक यही होता है कि वो गुम होते हैं, और अगर उनको किसी तरह से आपने रियलाइज करा दिया है तो उस पीड़ित की तो बात अलग ही है, उसके परिवार या उसके साथ आए हुए कोई व्यक्ति वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये इस चुनौती से बीत रहा होगा। क्योंकि इस व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्तियों को, इस मरीजों को हमेशा साथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो परिवार का हो या दोस्त हो या कोई और थेरेपी हो, और वो ही लोग इसको मानते नहीं हैं कि ये कभी ऐसी पीड़ा से गुजर रहा होगा। और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कह लिए दुर्भाग्य की बात है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हमारी जागरूकता उतनी कम है, हम उतनी बातें समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि ये कल को क्या परेशानी दे सकती है, या जानना नहीं चाहते। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो जब सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सोशल टाबू भी है ये। जी, क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि जैसे ही हम इस कैटेगरी के अंदर आएंगे हमें सोसाइटी से आउट कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रिविलेज हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिलेंगी, हमें एबनॉर्मल की काउंट करा जाएगा। तो इस वजह से वो उसको मानते नहीं है। शारीरिक विकलांग के साथ तो दिक्कत है कि वो उस दिखने वाली सत्यता को नकार नहीं सकता, लेकिन मानसिकता में कुछ दिखती ही नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसी हैं जो कि शारीरिक होती हैं, लेकिन एक डिसेबिलिटी ऐसी भी है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो हमारे मानस पटल में है। तो बेहतर होता है कि संवाद के थ्रू बात करके, जान करके आप उस डिसेबिलिटी को समझें और फिर उसको कोप अप करने की शुरू करें। डिसलेक्सिया और ये एंग्जाइटी के साथ और सिज़ोफ्रेनिया के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है मानसिक बीमारी में, अगर हम लोग सही टाइम पे इनको डायग्नोज कर लें या पता कर लें तो हम उस हद तक जा ही नहीं सकते कि इनका लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट हो जाए। वैसे अगर हम टाइम पर नहीं पकड़ पाते हैं इस बीमारी को तो ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है जिसमें पकड़ लेना चाहिए कि हाँ अब ये अंडर कवर है, ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये अलार्म हर एक को मिलता है, हम उसको बाईपास करते हैं। हर एक आदमी समझ लेता है कि कोई भी उसके साथ रहने वाला व्यक्ति आज से कुछ अलग से व्यवहार करना शुरू कर रहा है, लेकिन हम उसको या तो स्पेस दे देते हैं या बताते नहीं है या मानना नहीं या हम उसके साथ उलझना नहीं चाहते कि हम उलझेंगे तो ये फालतू बहस करेगा, रहने दो, बात ही नहीं करते। तो उस केस में हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये अलार्मिंग स्टेज हर एक को पता होती है। अगर कोई व्यक्ति खुद से भी जूझ रहा होता है तो उसको पता चलने लगता है कि मेरे व्यवहार बदल रहे हैं। मैं रोज जिस तरह से अपने ऑफिस में काम कर रहा था या जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा था या जिस तरह की मेरी जीवन शैली है, ये कुछ बदल रही है। आजकल मैं उठना नहीं चाह रहा हूँ, सोना ज़्यादा चाह रहा हूँ, मेरे अंदर आलस ज़्यादा हो रहा है। तो कम से कम वो ही अगर इस बात को एक्नॉलेज कर ले और किसी भी पेशेवर से मदद ले ले तो तुरंत उसको समाधान मिल जाएगा। लेकिन हम उसको बहुत लंबे समय तक इग्नोरेंस करते हैं। बिल्कुल, परिवार वाले भी शायद मानना नहीं चाहते कि ये दिक्कत है, क्योंकि ये शर्मिंदगी वाली बात है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसके परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो ऑड हो और जिसको कहीं ना कहीं समाज में विकृत नज़र से देखा जाए, और उससे क्या होता है कि पूरे ही परिवार की कहीं ना कहीं एक ख्याति और उनका एक अपना सामाजिक कह लीजिए उनका एक रिस्पेक्ट वो बहुत डाउन हो जाती है। तो वो कोशिश करते हैं छुपाने की, जी, जबकि ये सत्यता नहीं है। छुपाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ा नहीं है। आप उससे अच्छा है कि बाहर ले आइए। जैसे ही आप बाहर ले आएंगे आप देखिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास इतने ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतने पेशेवर लोग हैं कि वो फटाफट मौके पे आपको पे इलाज दे सकते हैं। लेकिन जब तक उनके पास पहुंचेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अभी आपने कहा कि उनको जो है आवाज़ें सुनाई देती हैं, अलग उनकी एक दुनिया होती है, तो उसमें किस तरह से उनको उस दुनिया से बाहर निकालना है, इसके लिए ट्रीटमेंट भी होता होगा? जी हाँ, क्योंकि ट्रीटमेंट से शायद मुझे ऐसा लगता है समय पर, जैसे अभी आपने कहा कि अगर समय पर हम पकड़ लेते हैं तो शायद उन्हें रोक पाना आसान हो जाएगा। जी हाँ, एक्सट्रीम तक जाने से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक उनका व्यवहार अपने कंट्रोल में होता है तब तक वो थेरेपी से और बाकी चीज़ों से वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब उनके व्यवहार अपने कंट्रोल में है। किस तरह का कंट्रोल? जैसे अब उनको अगर कोई आवाज़ आती है और उनको कोई व्यक्ति दिखाई देने लगता है या छवि से दिखाई देती है, तो उनको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो किसी और से पूछें, क्या आपको भी कोई ऐसा दिख रहा है या आपको ऐसी आवाज़ आई, मैंने ऐसा कुछ सुना। यदि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं सुना, आप ही सुन रहे हो, शायद पेशेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सुन रहा है कि हाँ मुझे ये आवाज़ आ रही है, डेट मीन्स ये आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर चल रही है, ये बाहर नहीं है। तो इसके लिए मुझे तुरंत किसी न किसी से सलाह लेनी चाहिए। और अगर उसको कहीं ना कहीं हेलुसिनेशन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो वो बजाय इस बात के लिए कि दूसरों को नहीं दिख रही है, वो इस बात को प्रमाणित करने में लग जाता है मैंने देखा है तो ये सही है। जबकि उसको ये राय लेनी चाहिए
कि क्या आपको भी ये चीज़ें दिखी या नहीं दिखी। अगर नहीं दिखी हैं तो उसको फिर से अपने आप कॉन्शियसली चैलेंज करना चाहिए, क्या मुझे ये दिख रहा है, ये सही है या नहीं है। हाँ, अगर वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि डराती हैं, यानी उसको कोई भयभीत करने वाली छवियां दिख रही हैं, तो उसका डर स्वाभाविक है, लेकिन वो स्वभाव के साथ में उसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वास्तविक है या कल्पना है, क्योंकि तब वो अपने एक्शन को रोक सकता है। अदरवाइज वो तुरंत जाकर के कोई आक्रामक स्थिति लेगी, या हो सकता है बसते बसते दौड़ते दौड़ते वो छत से कूद जाए, वो अपने आप को नुकसान कर ले, क्योंकि उसको हर बार लगेगा कि वो भयभीत होते हुए वो घटना मेरे साथ घटती जा रही। लेकिन उसको वहां पर दूसरे की मदद जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक विकार में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मानसिक तौर पर पीड़ित है वो ही पीड़ित है, और वो ही अगर अपने आप को ठीक करने लगेगा तो वो आपस में ही द्वंद्व है। उसमें चाहिए कि जो ठीक करने वाले लोग हैं, अगर उनकी तरफ से सहायता मांगेगा तो वो पक्ष उसका स्ट्रांग हो जाएगा और उसको विकार के साथ कंपेयर करने में या उसको ट्रीट करने में आसानी मिल जाएगी। जो मानसिक विकार से ग्रसित पेशेंट होते हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये कहा जाता है कि वो मानने को तैयार नहीं होते कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत है। अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है, वो उसी चीज पे अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं कि नहीं यही सही है। बिल्कुल। तो ये भी एक मतलब ये किस स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं इस तरह से अगर जिद कर रहे हैं? जिद करने वाले तो आम लोग ही। आप आम लोग देखिए जिनको कोई मानसिक विकार भी नहीं है, अगर उनका कोई एक विचार और उन्होंने कोई मत रखा है और उस मत को आप तुरंत क्रॉस कर दीजिए कि नहीं ये ऐसा नहीं, इसका ऐसा होता है, वो आपसे लड़ना चाहेगा। वो तुरंत कहने लगेगा कि नहीं मैंने जो कहा है वो सही है। वो मतभेद जाकर के फिर मनभेद में बदल जाता है, तब कहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति को बताना और ये रियलाइज कराना कि वाकई में आपके साथ कुछ चुनौतियां हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। असल में जैसे आपको मैंने बोला कि स्वीकार्यता होते ही आप उस समय ट्रीटमेंट और हेल्दी होने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप यही नहीं मान रहे हैं कि आपको कोई चुनौती है, आप इलाज किसका करेंगे? तो ये किस तरह से माने जाएंगे कि हाँ भाई हमें दिक्कत है, समझाने के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत हो जाती है, बहुत जरूरत पड़ती है। इसीलिए पेशेवरों की मदद ली जाती है, क्योंकि आमतौर पे जो परिवारजन होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, वो इस तरह से बात करते हैं जिसको वो शायद मना भी कर देते हैं, टोका टाकी भी लग जाती है और झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन यही अगर पेशेवर कोई बात बोलता है तो उसके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका और उन शब्दों का चुनाव भी बहुत मायने करता है कि सामने वाला किस तरह से उस बातों को लेगा। और पेशेवर का काम होता है कि वो उस पहले उसको दशा में लाए, एक सकारात्मक दशा में, तब वो ये बातें रखता है। और आमतौर पे आप देखते हैं कि भाई बहन हो या पति पत्नी हो या घर का कोई व्यक्ति हो, तो जब इस बात को बोलता है वो कहीं एक ऐसा टॉन्ट या कमेंट सा मारता है जिसको सामने वाले को शायद शर्मिंदगी या बेइज्जती सी लगती है। तो इस बात को लेकर के वो झगड़ा भी कर सकता है। तो जब एक बार झगड़ा होता है तो फिर उस पर दोबारा बात होनी ही बंद हो जाती है, और जब बात होनी बंद हो जाती है तो वहां से हेल्दी होने का काम ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम इसको रिकवर कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को हमेशा अटेंशन चाहिए। उस अटेंशन को आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये कई बार दूसरी तरह के व्यवहार कर सकते हैं या आपकी बात को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा बातचीत होंगी, जितने ज्यादा संवाद होंगे, ये खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं। यकीनन, जैसे मैंने बोला कि उनको इल्यूशन होते हैं, भ्रम होता है। तो अगर भ्रम हो रहा है तो उनको यकीनन वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचने में नुकसान कर बैठेंगे या किसी और को कर देंगे। हाँ। अगर उनको अचानक लग रहा है कि सामने कुत्ता है और मेरे ऊपर हमला करने वाला है, तो या तो वो उससे बच के भागेंगे या हो सकता है कोई सामान उठा करके उस कुत्ते को मारेंगे, जबकि कुत्ता वहां नहीं है। तो वो चीजें हो सकता है किसी और को लग जाए। ऐसे ही वो किसी व्यक्ति को, काल्पनिक व्यक्ति जो उनका दोस्त हो सकता है, उसके साथ समय बिता सकते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा दुश्मन हो जिससे बचने में वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो शायद कहीं भी रेलवे में या सड़क पे ऐसी जगह पे हो जो उनके लिए नुकसान कर दे। बिल्कुल। और जैसे कि काउंसलिंग की हमने बात की जी, क्या मेडिसिन का क्या रोल है इसमें? आगे चलकर मेडिसिन पे भी आ जाते होंगे आगे चलकर, क्योंकि काउंसलिंग एक लिमिट तक, बिल्कुल, उसके बाद दवाओं का रोल आ जाता है। काउंसलिंग देखिए हमेशा कंट्रोल पर्सन पे काम करती है, यानी जब तक वो बातों पे ठीक रिस्पांस देंगे तभी काउंसलिंग काम करेगी। जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होंगे तो काउंसलिंग वहां पे काम नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेडिकेशन तब शुरू होता है जब वो पर्सन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उसको उस सिर्फ सर्टेन असर्टिव पोजीशन में लाने के लिए दवाई दी जाती है ताकि वो शांत हो, उसकी आक्रामकता को हम रोक सकें। ठीक है, सिर्फ वो उस स्टेट में लाने की मदद करी जाती है, तब काउंसलिंग के लिए काम होता है। अच्छा, बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
लगता है इनका संपर्क जो है हमसे कट गया है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन की ज़रूरत कितनी होती है, क्योंकि जो पेशेंट अपना ये मानना ही नहीं चाहता कि मुझे किसी तरह की दिक्कत है, तो वो दवा खाने से भी परहेज़ करेगा। और जब दवा खाने से परहेज़ करेगा तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। परिवार का कितना बड़ा रोल है इसमें? परिवार का मेन है। आप स्ट्रेस भी देखिए वहीं से आता है और स्ट्रेस को कवर होने के लिए भी वहीं पे जगह होगी। जो पारिवारिक जगह होगी या जहाँ पर पेशेवर काम करता है कोई, जैसे स्कूल हो गया, वो भी एक एनवायरनमेंट, उसका होम एनवायरनमेंट हो गया। उसी तरह से ऑफिस का एनवायरनमेंट, वो भी उसका एक होम एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पर वो पूरी तरह से रहता है। तो अगर उसके पास ये चुनौतियाँ इन्हीं एरिया से आ रही हैं तो आपको वही एरिया या तो बढ़ाएगा या उसको सॉल्यूशन देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम लोगों के साथ ये होती है कि अब हम लोग हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी की बात सुनते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते। हम समझने के लिए नहीं। हो सकता है कई बार ऐसा व्यक्ति होते हैं जो सामने से अपनी बात रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम बजाय ये समझने के लिए इसको चुनौती कौन सी हो रही है, हम सीधे उसके ऊपर कोई एक लेबल लगाते हैं और उसके बाद हम उसकी जो उस हरकत है उसको एक नाम दे देते हैं और उससे बच जाते हैं। बिल्कुल, आज दिवस जो है स्किज़ोफ्रेनिया मना रहा है पूरा विश्व। चलते चलते संक्षिप्त में एक लाइन में अगर आप कुछ कहना चाहें अवेयरनेस के लिए, तो क्या कहना चाहें? अवेयरनेस के लिए मेन यही बात हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग जो भी शारीरिक अपनी स्वास्थ्य को इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको मानसिक को बिल्कुल उतना ही ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर है। और कभी भी आपको रोज़ के मूड्स या आपके बिहेवियर या आपके इमोशन कुछ ज़्यादा भावी होने लगे या जिसका आपको कुछ जवाब ना मिल पा रहा हो, आपको तुरंत या तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिखा लें अपने परिवार में जो कि आपके लिए मायने रखता हो उसकी बात, और या फिर पेशेवर की ज़रूर से ज़रूर किसी से मदद ले लें ताकि आप भविष्य में आने वाले किसी इस गंभीरता से बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। दर्शकों, हमें उम्मीद है स्किज़ोफ्रेनिया विषय पर आज हमने जितनी भी चर्चा की है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।